अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ रैप अप वीकली रैप अप लेके 18 जुलाई से 22 जुलाई तक का जो हफ्ता क्लोज़ हुआ है इस पर हम बात करेंगे। अच्छा जनाब, मैं पहले आज के सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। आज के सेशन के बारे में मैंने 2-3 बातें कही थी अहम। वो ये थी, एक तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को कहा था कि ख़तरनाक स्टॉप लॉसेस इनके हिट हो सकते हैं क्योंकि हाई टाइड्स बन सकती हैं, वॉलेटाइल हो सकता है। और दूसरे मैंने ये बताया था कि 39,739 ट्रिगर का काम करेगा, उसके नीचे मार्केट मंदी में और उसके ऊपर मार्केट ठीक है। ठीक से मुराद कोई तेज़ी नहीं थी, मगर क्योंकि वैसे ही मैंने शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की कॉल दी थी, तो उसके ऊपर अगर ट्रेड करेगी तो थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करेगी और जहाँ भी जाएगी हम शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कर सकेंगे। एक ये बात मैंने कही। अच्छा जनाब, अब सूरत हाल ये है कि मार्केट जो है नमाज के वक्फे से पहले एफर्ट करती है कि 39,739 को ऑनर करें, और उसके बाद वक्फे में हम आपको मिड डे कॉल भी दे देते हैं और उसमें हम बताते हैं कि ट्रेडिंग बिलो 39,739 स्टिल अ रिस्क। और फिर हमने वो रिस्क बिल्कुल आखिरी ब्रेक से पहले देखा, ज़रा पहले, कि मार्केट ने 11:15 बजे 39,541 का लो लगा दिया। मगर वो लो को मैं शार्प लो कह सकता हूँ क्योंकि फौरी तौर पे मार्केट वहीं आ गई जहाँ से गई थी, 39,739, और फिर वहाँ क्लोज़ हो गई। अच्छा, ये एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था, 39,739 या 39,600। यहाँ से हम उम्मीद तो रख रहे थे कि हमें सपोर्ट मिलेगी। अच्छा, उसके बाद फिर मार्केट जो है नमाज के वक्फे के फ़ौरन बाद ऊपर की तरफ चलने लगती है। और उस वक्त इत्तेफाक से मैं एक वीडियो कर रहा था, तो मैंने उसमें ये बात उस वक्त भी कही कि कोई भी अपसाइड जो है, अभी भी मैं इस बात पे मुत्तफ़िक़ हूँ कि वह शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ के काम आ सकती है। अच्छा, क्योंकि मैं 40,600 के ऊपर जाके बुल्स की पोजीशन देख रहा था कि वो सीरियस एफर्ट कर सकते हैं, तो वो तो हमें देखने को नहीं मिली। मार्केट 40,149 125 तक गई, उसके बाद नीचे आ गई। और उसके बावजूद मैं ये देखूं कि अगर ऊपर आई भी मार्केट तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी और वॉल्यूम में कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं था। जो एक्साइटमेंट, जिस तरह की एक्साइटमेंट इसने ली है, यानी कि 39,740 से 40,149, अगर यहाँ तक भी मैं देखूँ तो 250 और 150 400 पॉइंट बनते हैं। ये 400 पॉइंट की मूव बनाई मार्केट में, मगर मार्केट ने उतने वॉल्यूम नहीं जनरेट किए क्योंकि एंड में वॉल्यूम 8,66,00,000 है। तो वो कोई ऐसा लगता था कुछ स्पेकुलेटेड मूव है। बहरहाल वो फिर 44 के नीचे भी, 40,000 के नीचे भी आई मार्केट, 2 दफ़ा आई, बल्कि एक नहीं 2 दफ़ा आई, और फिर एंड में क्लोजिंग उसने 40,000 के ऊपर दे दी। और वो क्लोजिंग भी ऐसा लग रहा था कि धक्का दे के उसको ऊपर बंद किया गया है। एनीवेज, रियलिटी है कि मार्केट 245 के गेन के साथ बंद हुई 40,077 पे। हम चलते हैं ग्लिम्स ऑफ लास्ट वीक कॉल। लास्ट वीक कॉल जो वीकेंड पे आपको दी गई 18 जुलाई के लिए, इसको पढ़िए ज़रा आप। इसमें ख़ास तौर पे कहा गया कि 42,998, 42,770 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करेगी तो शायद बुल्स में कंसिस्टेंसी आए, मज़ीद एफर्ट करे। और उस वक्त तक, और बल्कि यहाँ तक भी कहा कि 43,145 यानी कि 42,770 से 43,145 तक हमारे पास एक एरिया है जो बहुत ही इरिटेटिंग एरिया है बुल्स के लिए। इस एरिया को क्रॉस कर जाएगी तो फिर हम कह सकेंगे कि हाँ, नेक्स्ट वेव ऑफ बुलिश, मतलब हम देख सकते हैं, बुल्स की अगली वेव देख सकते हैं। उसके बरक्स अगर मार्केट
34 के नीचे ट्रेड करेगी तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ नीचे जाएगी। ये बात आपको बताई गई। अब मार्केट जो है, अब आप इसको देखें तो स्पेसिफिकली उसका आगाज ही 354 पॉइंट नीचे होता है, नीचे की डायरेक्शन में, जिसको हम गैप ओपनिंग कहते हैं। और फिर मार्केट चलते चलते आज तक, यानी कि जुमे तक 39,541 का लो बना देती है। ठीक है जी। अब अगर मैं आज की क्लोजिंग देखूं तो आज की क्लोजिंग 500 पॉइंट ऊपर है आज के लो से, और आज का लो ही वीकली लो भी है। यानी कि इंडेक्स 1998 पॉइंट्स नुकसान में बंद हुआ है, मगर अगर आज के लो पर देखें तो ये 2500 पॉइंट बनते हैं। ओवरऑल मार्केट 4.75% गिरी और वीकली लो हमारा 39,541 रहा। और दूसरी एक और चीज़ मैं इसमें बताऊं कि जो सारे सेशन थे इस वीक के, 5 सेशंस, उसका चार्ट भी आपके सामने सेकंड जो रैपअप ग्लिम्स वाली सेकंड स्लाइड है उसमें मौजूद है। आप उसमें देखेंगे कि हर सेशन एक नया लो बनाता रहा, जो इस बात को साबित कर रहा था कि बियर्स ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें कुछ सेशन ऐसे भी थे जैसे कि मेरे ख्याल में पीर मंगल बुध का सेशन, जो थोड़ा रिकवरी के साथ बंद हुआ, मगर कोई ख़ास अहमियत नहीं थी उसकी। उसके बाद फिर हमने जुमेरात को बड़ी गिरावट देख ली। फिर आज हमारी बेशक पॉजिटिव क्लोजिंग है, मगर फ़र्क कोई नहीं पड़ता। मार्केट का लो आप देखें अगर तो 39,541 है। तो इस तरह 5 सेशन नए लो के साथ थे। अब ज़रा आ जाइए NCCPL नंबर्स की जानिब। ये आपके सामने जो मौजूद है फिगर्स NCCPL के, ग्लिम्स की सेकंड स्लाइड में। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है ऐसे मौके पर लोकल फंड्स की सेलिंग, क्योंकि अट्रैक्टिव लेवल्स कह सकते हैं हम, अट्रैक्टिव लेवल्स पे है मार्केट। और मार्केट के कई स्टॉक ऐसे हैं जिसमें बियर्स एग्जॉस्ट हुए हैं। ये बात मैं कल रात भी कह चुका हूँ कि नाउ पॉसिबली मार्केट के जो स्टॉक हैं वो शायद इग्नोर करना शुरू कर दे इंडेक्स प्रेशर को। खैर बहरहाल लोकल फंड्स की सेलिंग न सिर्फ इस वीक में रही, इस महीने के नंबर्स भी काफ़ी नेगेटिव हैं। 1 करोड़ से ऊपर की सेलिंग है उनकी शायद। मैं अभी आपको जी हाँ, 1,07,50,000 की सेलिंग है। और उसके अलावा अगर हम इनको देखें, लोकल इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को, तो जनाब ये तो इन्फ्लोस के साथ नज़र आ रहे हैं। बेशक बहुत अच्छे नंबर नहीं है, मगर बहरहाल इन्फ्लोस के साथ है। लोकल इन्वेस्टर्स के तो अच्छे नंबर हैं। 1 करोड़ तकरीबन 1,06,94,000 की डॉलर्स की उनकी इन्फ्लोज है, जबकि फॉरेन फंड्स की इन्फ्लो 69 लाख है इस महीने डॉलर्स में। और बहरहाल इस वक्त जुलाई का महीना फॉरेन इन्फ्लोज के हिसाब से पॉजिटिव जा रहा है। यहाँ पर आपके सामने 2011 से 2021 तक की फिगर्स होती हैं। सामने 2 चार्ट हैं जिसमें डेली चार्ट की में वो 5 सेशन को हाईलाइट किया गया है जो इस वीक के हैं। उसमें आप वाज़े तौर पे पहले सेशन में गैप ओपनिंग देख सकते हैं, और दूसरा वीकली चार्ट है दाएं जानिब, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि इसके मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल क्या बन रहे हैं। अभी जब एनालिसिस तो नहीं हुआ है अगले वीक का, जब वो कॉल मिलेगी आपको तो उसमें इस लेवल की सही सूरत हाल पता लगेगी। जनाब ये आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें हमने लिखा है
कि बहादुरी क्या है। बहादुरी ये नहीं है कि आपके अंदर खौफ ख़त्म हो जाए, बल्कि बहादुरी ये है कि ऐसे वक्त में जब फियर मौजूद हो तो स्ट्रेंथ के साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करके, स्किल और एबिलिटी को इम्प्रूव करें और आगे बढ़ें बावजूद खौफ के। ये बात मैं पिछले दिनों भी कहता रहा कि मार्केट के हालात से घबराने के बजाय उन हालात के हिसाब से हमको अपनी स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए, और वो मैंने अपनी जो स्क्रिप्ट कॉल है उसमें आपको रोज़ाना स्ट्रेटजी दी है। सेक्टर वाइज भी डिस्कशन किया, उन सेक्टर में से स्टॉक सेलेक्ट करके बताए क्या बाय करना है क्या नहीं करना। अब आपके सामने हाई ऑफ द ईयर और लो ऑफ द ईयर मौजूद हैं। अब अगर मैं इस साल की पोजीशन देखूं तो तकरीबन 7,500 का डिफरेंस है हाई और लो में, और 21 में भी अगर हम देखें तो तकरीबन 7,000 का ही फ़र्क था, नहीं थोड़ा सा कम, 6.5 पौने 7, 6,500 का फ़र्क था। तो अभी भी ऐसा कोई मार्केट बुरी तरह नहीं गिर गई है। मैंने ये कंपैरिजन दिखाने के लिए आपको दिखाया है। अगर कोई फ़र्क था तो वो 2017, 18, 19 और 20 में था। 21 और 22 तो अभी भी ठीक है। बावजूद 21 की बैड गवर्नेंस, 22 में बैड गवर्नेंस के बाद अदम इस्तेहकाम, इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये 21 और 22 के दोनों साल इंडेक्स नंबर्स के हिसाब से अभी भी पिछले 3-4 सालों से बेहतर है, जो 17 से मैं फिगर दे रहा हूँ। इन चीज़ों को समझिएगा और जाके फिर स्टॉक प्राइस देखिएगा कि स्टॉक प्राइस कौन सी कहाँ है। ये चीज़ें सब समझने और सीखने की हैं। स्टॉक की पे आउट्स क्या हैं, उनके एग्जॉस्शन कहाँ हो रहे हैं, वो बॉटम कहाँ कर रहे हैं, सपोर्ट मिल रही है नहीं मिल रही है, ये तमाम चीज़ें सीखने और समझने की हैं। और मैंने एक ट्रेडर की बहादुरी यही साबित करने की कोशिश की है कि उसकी बहादुरी यही है कि सही वक्त पे बजाय इसके कि खौफजदा हो के डिप्रेस हो, वो सही फैसले दुरुस्त सिमत में करे, अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करे, अपनी स्किल और एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, दुरुस्त सिमत में दुरुस्त फैसले, दुरुस्त स्ट्रेटजी, बेहतर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तमाम चीज़ें। इसके बाद यहाँ सीएम इलेक्शन इन पंजाब अभी चल रहा है, ये जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहरहाल इनकी जो अहम शक्लें हैं जो असरअंदाज हैं इस वक्त, वो शक्लें इस वक्त मेरे सामने हैं, और इत्तेफाक है कि कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए हैं और कुछ चेहरे जो हैं मुस्कुराते हुए नहीं हैं। तो अब देखना ये है कि रिज़ल्ट क्या आता है सीएम पंजाब का। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है बहुत ही हैरान कुन पॉलिटिक्स है, और यहाँ पर बल्कि किसी न्यूयॉर्क के सहाफ़ी ने कहा था, मैं अक्सर कोट करता हूँ, कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद जो है वो एपी सेंटर है ब्रेकिंग न्यूज़ का। तो इत्तेफाक है कि आज तो लाहौर एपी सेंटर बना हुआ है, मगर बहरहाल मूव्स तो इस्लामाबाद से ज़्यादा होती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री पीटीआई की, और उसके बाद अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ को बैकफुट पे जाना चाहिए था, मगर शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और उन्होंने लड़ने का कस्द किया, और अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके बाद कोशिशें और काविशें दोनों पीडीएम और पीटीआई की, परवेज़ इलाही और इमरान खान ने मिलकर अपनी कोशिशें की, पीडीएम ने अपनी कोशिशें की, देखते हैं क्या नतीजा आता है। मगर यहाँ पर बेशक मैं इस बात के हक़ में हूँ कि जिसको मैंडेट मिले वो सीएम बने, और खुदारा फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिल के
मुस्बत रवैये और मुस्बत डायरेक्शन में माशी बहरानों की तरफ फोकस करे। ये इस वक्त मुल्क की शदीद ज़रूरत है। मैं अभी इस पे इन सियासतदानों पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं देना चाहता कि कौन कितना ज़्यादा ब्रूटल हो सकता है पाकिस्तान के लिए, किसके फ़ैसले ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। मैं इनकी जो ज़ाती हैसियत और ज़िंदगी है उस पर भी रोशनी नहीं डालना चाहता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होते हुए नज़र आए थे उस वक्त जब 2013-14 में शायद इलेक्शन हुए थे, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में इमरान खान को अक्सरियत मिली थी और उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज़ शरीफ पे बहुत दबाव डाला कि आप साथ दें तो हुकूमत हम बना लेंगे, हम हुकूमत बना लेंगे। मगर नवाज़ शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट किया और बावजूद इसके कि वो ऐसा कर सकते थे और बावजूद इसके कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा इमरान खान नहीं थे, उन्होंने इमरान खान को हुकूमत बनाने की दावत दी। नतीजा क्या निकला? इमरान खान की हुकूमत बनी। मगर उसके बरक्स 2018 के इलेक्शन के बाद जब ये सूरत हाल आई तो हमने फरवरी में जो फरवरी था या मार्च था जब अदम इत्तेमाद की तहरीक आई, तो उसमें जो कुछ देखा और तसलसल में जो कुछ देखा, कौमी असम्बली का इजलास वो जो हफ्ते के दिन हुआ आसाब शिकन, और उसके बाद फिर स्पीकरों के झगड़े, फिर उसके बाद गवर्नर और सदर के मामलात, फिर अदालती कार्रवाइयाँ, उससे कुछ नहीं हुआ। उससे नुकसान ये हुआ कि माशी मामलात पे फोकस नहीं रहा और मज़ीद चीज़ें डिले होती चली गईं। मुल्क को तबाही के दाने की तरफ धकेल दिया गया। और फिर जब कुछ माशी फ़ैसले होने शुरू हुए, जब मौजूदा हुकूमत को नज़र आया कि शायद वो अपना टर्म पूरा कर सकते हैं, जब उन्होंने फ़ैसले करने शुरू किए तो पंजाब असम्बली एक मुसीबत बन के सामने आ गई। और आज उस मुसीबत का एक दिन है। अब चाहे हमज़ा शरीफ जीतें या परवेज़ इलाही जीतें, दोनों सूरतों में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए माशी बहरान ही है। वो इस तरह कि अगर परवेज़ इलाही जीतते हैं, जो कि अददी नंबर के हिसाब से वो जीत सकते हैं, अगर वो जीतते हैं तो उस सूरत में इस बात का ख़दशा है कि फ़ेडरल हुकूमत में और इनमें तनाव पैदा हो, और अगर इनमें तनाव पैदा होता है तो फिर गवर्नेंस और फैसलों पे वो असरअंदाज होगा और माशी अदम इस्तेहकाम की सूरत पैदा होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम तो होगा, माशी अदम इस्तेहकाम होगा, अपॉइंटमेंट्स के झगड़े होंगे, बहुत बहुत सारे मसले सामने आएंगे। और जिस तरह पीटीआई की एग्रेसिव सियासत है तो उससे कुछ बईद नहीं है कि ये मामलात हों। अब उसमें परवेज़ इलाही क्या रोल अदा करते हैं वो अल्लाह बेहतर जानने वाला है। और अगर शहबाज शरीफ, हमज़ा शरीफ ये जीत जाते हैं इलेक्शन, उस सूरत में माशी मसाइल क्यों पैदा होंगे? उस सूरत में इसलिए पैदा होंगे कि फिर इमरान खान सड़कों पे आएंगे, फिर उसके बाद इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलेगी, इदारों को के ख़िलाफ़ ऐसे शोर हंगामे होंगे कि इदारे बैकफुट पे जाएंगे और फिर पता नहीं क्या हो, वी नेवर नो। तो बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला ये जो 6 तस्वीर आपके सामने हैं, इसके अलावा भी और लोग हैं, उन सारों की तस्वीर तो यहाँ नहीं लगाई जा सकती, मगर उन सब को अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता करे। और मैं हमेशा इनके साथ इनको अकेले मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराता, बल्कि अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और वो तमाम इदारे, नैब हो, FIA हो, या जितने भी ब्यूरोक्रेसी के इदारे हैं जहाँ जहाँ ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं, उन सब को अल्लाह ताला तौफीक दे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए काम करें। यही इस वक्त की ज़रूरत है, वरना हम बड़ी मुश्किल की तरफ जा रहे हैं और वो ज़्यादा दूर हमसे नहीं है। मुझे उसका नाम लेते हुए भी खौफ आता है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।